हमने इसको पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा हो जाए, ठीक ना। ये डेटें पूछी आती हैं, तो वहां से जहां से हमने करवाया था वहां से लिखना स्टार्ट करो। अभी हम क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे पिछले बार जितने भी होंगे। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो 1986 तक हम बता चुके हैं। इसके अलावा 1987 में कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में रखे गए उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब 1987 में कौन कौन से रखे गए उनके बारे में देखेंगे। दिख रहा है बोर्ड में, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? ना दिख रहा हो तो बता देना। चलो स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से हमने करवाया था। ये लिख गया होगा आपका 1987 वाली लिख गया ना, चारों लिख गया थे ना। एक इसमें इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कब विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में रखा गया था। तो ये आप डेट थोड़ा इसके बारे में ध्यान देना है, इसके बारे में, ठीक ना। ये इंपोर्टेंट है ज्यादा, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे स्थित है सुंदरवन? वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। तो आपको याद रखना कि 1987 में सबसे इंपोर्टेंट सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। आपको याद रखना है, आपको पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा ध्यान देना है, ठीक ना। और यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं सबसे बड़े, तो आपको याद रखना है मैंग्रोव वन। याद रखना कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, ठीक ना। बड़े बड़े आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं मैंग्रोव वन, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। 1987 में इसको रखा गया था सुंदरवन को। तो इसकी डेट याद रखना है थोड़ा, बाकी वाले आप न याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी याद तो सभी करनी है। ये डेट आप लोग एक साथ में चार चार याद किए करो ताकि आसानी हो जाए, इसलिए डेट उनको लगातार लगी हुई कि 1987 में 4 रखी गई थी, ठीक ना। बाकी इसको फिर दोबारा रखा गया था, इसको विश्व धरोहर के स्तर की श्रेणी में 2004 में महान चोल मंदिर को, ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आपको चार चीजें आपको याद रखना है कि चार कौन कौन से आपका वर्ल्ड विश्व धरोहर श्रेणी में इसको रखा गया था। 4 स्थल आपको याद रखना है। और सबसे इंपोर्टेंट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं आपका सुंदरी वृक्ष, यहाँ पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका पश्चिम बंगाल में इसका हिस्सा पूछेगा कितने प्रतिशत है, तो याद रखना है मैंग्रोव वन का हिस्सा है 46% है, बाकी आपका 54% है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मैंग्रोव वन का विस्तार पूछेगा। भारत में कितना हिस्सा आता है, तो आपको याद रखना है 46% है। और इसके अलावा बांग्लादेश में कितना परसेंट है, तो याद रखना 54% है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है मैंग्रोव वन का विस्तार, क्योंकि मैंग्रोव वन वहीं पाया जाता है जहाँ पे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इसके अलावा जो उसकी सहायक नदियां हैं जहाँ पे अपना मुहाना बनाती हैं, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं आपका डेल्टाई क्षेत्र, और वहीं पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपसे प्रतिशत पूछ सकता है, तो प्रतिशत के बारे में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना, कितने कितने प्रतिशत है यहाँ पे। तो ये आपको चारों लिख गए होंगे, सबके लिख गया ना। तो इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम सोचा कि आप शॉर्ट में बता देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स बता देंगे, बाकी चीजें आपका लिख गया होगा सबका। लिख लो फटाक से, इतना डेटें याद रखनी है, ठीक है ना, कब रखा गया, कहाँ पे, आपको चीज याद रखना है, ठीक है बस। आपसे यही पूछ लिया कि विश्व के सबसे बड़े वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। अगर पश्चिम बंगाल न दिखाई दे तो देश अगर दिखाई दे बांग्लादेश तो उसको कर देना, तो बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश में इसका विस्तार आपको याद रखना मैंग्रोव वन का 54% है, इसके बाद में 46% इसके यहाँ पे है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो आपको याद रखना इसके बारे में। तो इतने पॉइंट आप ले लो, इतने बस, इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे नहीं, बस देख लो इतने पॉइंट लगे होंगे सबके, ठीक है। एलिफेंटा के बारे में बता ही चुके थे हम, ठीक ना। महान चोल मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। पट्टाकल के स्मारक याद रखना कर्नाटक में।
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 2-3 बार रिवीजन कर लेना, बस इसके बाद में याद हो जाएगा। यहीं पर 2-3 बार फेल होगे तो आपको याद बना रहेगा कि हमने पढ़ा है। ठीक है ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि हमने कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो ये आपको 4 स्थान ये भी आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, इसकी डेट पूछी जा सकती है कि सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको विश्व धरोहर स्थल श्रेणी में कब रखा गया था। तो डेट पूछी जा सकती है, इसलिए हम डेट इसके बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी आप लोग न याद करो, ऊपर वाला कोई दिक्कत नहीं, ये वाला डेट याद रखना है। ठीक है, तो इतना लिख लेना सब लोग, ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखवा रहे हम, मेन चीजें आपको लिख लेना बस शॉर्ट में। ठीक है, तो ये चीजें आपको मेन पॉइंट लिख लेना है। वो लोग पूरा लिख लेते हैं इसलिए उनको ज्यादा लगने लगता है कि ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए हम एक्स्ट्रा चीज इसलिए बता ही नहीं रहे इसमें हम। तो ये चीजें आपको पहले याद रखना है कि मैग्रोवन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको विश्व धरोहर स्थल श्रेणी में कब रखा गया, ये आपको याद रखना है। पट्टाकल के स्मारक ये आपको कहाँ पे, कर्नाटक में। महान चोल मंदिर कहाँ पे, सबको पता होगा, तमिलनाडु में। और एलिफेंटा गुफा तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लिख गया सबका, लिख गया। अगला है नंदा देवी। बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा घाटियों के बारे में कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की कौन सी घाटी है जिसको विश्व धरोहर स्थल श्रेणी में रखा गया है, और आपसे घाटियों के नाम पूछ लिया जाएगा। हमने भारत में साथ में सेकंड बैच में पढ़ाई घाटियां पूरी। बहुत लोगों को बस ये एक ही घाटी पता होती है, ये आपका ये वाली घाटी। ठीक ना, अब आपसे पूछ लेगा सांगला घाटी कहाँ पे, ठीक ना, कांगड़ा घाटी कहाँ पे। ठीक ना, इतनी हम कम से कम 28 से 30 आपकी घाटियां भारत में पाई जाती हैं, मेन पॉइंट है। ठीक ना, वो आपका घाटियां हम पढ़ाई नहीं है अभी। ये आपको चीज मेन आपको इसलिए बता रहे हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा कि इतना याद कर लो बस। बाकी हम जब घाटियां पढ़ाएंगे भारत की तो हम आपको पूरे एक डिटेल्स तरीके से बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी घाटी पाई जाती है और किस क्षेत्र में घाटी पाई जाती है और किस लिए प्रसिद्ध घाटी। तो ये आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट आपको सबको पता होगा नंदा देवी के बारे में। ठीक है, नंदा देवी के बारे में याद रखना है कि नंदा देवी काफी अच्छी घाटी मानी जाती है, सुंदर घाटी मानी जाती है उत्तराखंड की। ये आपको याद रखना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है और यहीं पर स्थित है फूलों घाटी। इसी घाटी को ही बोलते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और इसी घाटी को अन्य नाम बोलते हैं फूलों घाटी, उपमा दी जाती है फूलों घाटी की। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1988 से लगाकर के 2005 में, ठीक है, पहले 1988 में इसको रखा गया था, बाकी दोबारा विश्व धरोहर स्थल में 2005 में इसको फिर रखा गया था क्योंकि इसकी विशेषताएं बहुत अच्छी रही थी ना। तो विश्व जो आपका दोबारा जो आपके विश्व धरोहर स्थल श्रेणी में इसलिए रखा गया ताकि इसकी विशेषताएं बहुत अच्छी मानी गई थी, इसलिए दोबारा इसको यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों घाटी ये आपको याद करना उत्तराखंड में ही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, तो इसी के साथ में रखा गया था। फूलों घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोनों उत्तराखंड में ही है। डेट पूछेगा 1988 नंदा देवी है और 2005 में फूलों घाटी। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछेगा तो आपको याद रखना 1988 है, 2005 पूछेगा तो फूलों घाटी। दोनों डेट एक ही साथ में याद कर लेना, और दोनों कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दोनों उत्तराखंड में ही है, डेट याद रखना है। ये दोनों सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दोनों सुंदर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इतना पॉइंट नहीं याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये याद रखना है डेट पूछेगा कि 1988 में किस राष्ट्रीय उद्यान को आपका विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में रखा गया था। अब आपको पूछेगा कि फूलों घाटी कब विश्व धरोहर स्थल श्रेणी में रखा गया था, आपको ये याद रखना है 2005 में। दोनों कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको पता होगा सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के किस जगह पर, सांची जगह पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सांची जगह पर है, वहीं पर आपका सांची का स्तूप बना हुआ है मध्य प्रदेश में। तो इसको भी 1989 में रखा गया था विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में, आपको याद रखना है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। बस इतनी डेट आपको याद रखना है, कहाँ पे है, ये आपका कब रखा गया है, बस इतनी चीजें आपको याद रखना है। बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहे हैं, बस इतनी तो आप याद कर सकते हो, डेट तो याद कर सकते हो केवल। ठीक है ना, डेट पूछी जाती है बस, इंपॉर्टेंट।
बाकी इसकी विशेषताओं के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो विशेषताएं आप न याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो नंदा देवी घाटी और इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, फूलो घाटी इसको भी कहते हैं। ठीक है, चमोली घाटी भी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं चमोली घाटी? किसको कहते हैं चमोली घाटी? बताओ, चमोली घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में ना, उसी बोलते हैं ना फूलो घाटी। ठीक है, ये आपका दिख रहा होगा इसमें, लिख गया ना तेरा पॉइंट? लिख गया सबका? ये है सांची का स्तूप। ये है सांची का स्तूप। क्वेश्चन पूछेगा सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप भारत में सम्राट अशोक के द्वारा, ये आपको याद रखना है, निर्मित सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारकों में से एक है। याद रखना है, ठीक ना, ये आपका बौद्ध स्मारकों में से एक है सांची का स्तूप, आपको याद रखना है, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है और इसे मूल रूप से तीसरी शताब्दी में, डेट भी पूछ सकता है इसकी, कब? याद रखना है, तीसरी शताब्दी में। ठीक है, शताब्दी पूछेगा कि शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, किसके द्वारा निर्माण किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और ये किस धर्म से रिलेटेड है, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेट भी याद रखना है, किस धर्म से रिलेटेड है ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा निर्मित किया गया ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब इसका निर्माण किया गया आपको याद रखना है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, ठीक है ना, गुंबदाकार का बना हुआ है, चारों तरफ से आपका ढका हुआ, केवल एक ही दरवाजा है। ठीक ना, तो ये आपका सांची का स्तूप है। बाकी ये सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना जाकर के हिस्ट्री में, तो उनके बारे में काफी जानकारी मिलेगी आपको, उनके अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक ना, कि अशोक सम्राट को अशोक किसमें नाम दिया, अशोक महान किसमें नाम दिया, ठीक ना, प्रियदर्शनी किसमें नाम दिया, किस अभिलेख में नाम दिया, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग हिस्ट्री पढ़ने जाकर के तो आपको इनके बारे में पता चलेगा। तो अशोक के द्वारा आपका स्थापित किया गया, ये आप कुछ नहीं याद रखना है। कब? तीसरी शताब्दी में। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, अशोक सम्राट के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, डेट पूछेगा कब, तो आपको हमने डेट बता दी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1989। ठीक है, बस लिख लो, शॉर्ट वैसे लिखना, ठीक ना। निर्माण तीसरी शताब्दी में, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक ना, कब निर्माण करवाया गया, इसको किस विश्व धरोहर स्थल में कब रखा गया था? तो 1989 में रखा गया था। बस ऐसे पॉइंट पॉइंट लिख लेना, पूरा नहीं लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ज्यादा नहीं होगा और आपका समझ भी आ जाएगा। लिख गया था ना पॉइंट, बस इतने पॉइंट लिखना है, सब लोग पूरा ना लिखना। ठीक है, पूरा नहीं लिखना, जहां पे बता रहे हैं वहीं पे पॉइंट लिख लेना। ठीक है, बाकी जीएस बहुत ज्यादा है, जो उससे क्या हमको पढ़ना है क्या छोड़ना है वो आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमको जो चीजें फालतू में लिखी है उससे कोई मतलब नहीं, हमको डायरेक्ट पॉइंट पे बात करनी है कि कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, और पढ़ते टाइम उन्हीं पॉइंटों पर हाईलाइट करना होता है, वो लोग हाईलाइट पूरा कर देते हैं, वन लाइनर पूरा, उससे कोई मतलब नहीं, जहां पे मेन पॉइंट लगे वहीं पर हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, जैसे सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया, किस धर्म से संबंधित है, कब निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ऐसे डेट बस बीच बीच में आपको डेटें पता होनी चाहिए बस। बाकी तो आपको कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इतना लिख गया होगा सबका, फटाफट लिख दिया। अब और बचे हुए कुछ उनके बारे में देख लेंगे। हुमायूं का मकबरा के बारे में, हुमायूं का मकबरा कब विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में रखा गया था, और इसके अलावा कुतुब मीनार ये कब विश्व धरोहर के स्थल की श्रेणी में रखा गया था? ये है हुमायूं का मकबरा जी, दिख रहा है ना ताजमहल के तरीके से। ठीक ना, बाकी है नहीं यहाँ पर। हुमायूं का मकबरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में कब रखा गया था? तो याद रखना 1993 में। ठीक है, 1993 में रखा गया था विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में। ठीक ना,
ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। सबको पता होगा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? तो हुमायूं के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी हुमायूं के बारे में आपको चीजें पता होंगी, हिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा हुमायूं के बारे में, ठीक है ना। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, इन्होंने कब से लेकर के कब तक शासन किया, इनके बारे में आपको पता होगा, ठीक है, ये चीजें। और सबसे ज्यादा ज्योतिषी में विश्वास करने वाला यही शासक था, मुगल शासक, ठीक है। सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े ये पहनता था ये शासक, कौन? हुमायूं, ठीक है ना। इसका जीवन अधिकतर भटकते भटकते ही गुजर गया है, ठीक है, इसी का, हुमायूं का। इनके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ना, बहुत जानकारी इनके बारे में प्राप्त होगी। तो दिल्ली में आपको याद रखना हुमायूं का मकबरा है, आपको याद रखना है कब रखा गया था? तो 1993 को, ठीक है ना। और दो स्थल रखे गए थे, दूसरा आपका कुतुब मीनार, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे है? दिल्ली में ही है, ये दोनों दिल्ली में ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना। और हुमायूं के मकबरा आपको याद रखना है किसने इसका मतलब स्ट्रक्चर तैयार किया था, आर्किटेक्चर कौन थे। अब आप ये सोचोगे हुमायूं के शासन काल में इसका निर्माण करवाया गया था, बाकी हुमायूं ने थोड़ा बनवाया था, बनाने वाला दूसरा कोई होगा ना। ऐसा कोई भी होता है, किसी के शासनकाल में कुछ भी बनवाया जाता तो उसी का नाम दे दिया जाता है, बाकी निर्माण करने वाला दूसरा होता है ना। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कार्यकाल किसके शासनकाल में, कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ? मोदी जी के, बाकी बनाने वाले दूसरे थे ना, तो आर्किटेक्चर दूसरे थे, ठीक ना। इन आर्किटेक्चर कौन थे? मिराक मिर्जा घियास, इसका डिजाइन तैयार करने वाले। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा तो हुमायूं का मकबरा जो बना हुआ है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है मिराक मिर्जा घियास, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछाएगा तो आप थोड़ा इंपोर्टेंट के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, किसने इसका नक्शा तैयार किया था, आर्किटेक्चर कौन थे? तो आपको याद रखना है, दोबारा पढ़ लेना तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन थोड़े थोड़े पॉइंट है, आपको याद रखना है, इतने इतने पॉइंट आपको पढ़ोगे धीरे धीरे करके तो याद हो जाएंगे और आपका थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा। ये आपसे यही बोलूंगी, यही पता होता है कि हुमायूं का मकबरा हुमायूं के द्वारा निर्माण किया गया है, बाकी किसने तैयार किया इनका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसका आर्किटेक्चर को तैयार करने वाले कौन थे, ठीक है। जैसे आपको पता होगा संसद का निर्माण किसने करवाया, आर्किटेक्चर कोई तैयार करने वाला होगा नहीं होगा, ठीक है। तैयार करने वाले बाकी शासन काल में तो इनकी हुआ, ठीक है, बाकी आपका डिजाइन तैयार करने वाले कोई दूसरे थे। तो ऐसे ही आपका मिराक मिर्जा घियास है जिनका इनका आर्किटेक्चर तैयार किया था इसका हुमायूं के मकबरे का, ठीक है। ये आपके कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। दूसरा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का आपको याद रखना है इसका निर्माण, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, रखा गया था। इस कुतुब मीनार की ऊंचाई के बारे में पूछेगा, कितनी ऊंचाई है? तो 72.5 मीटर है, जो ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है, आपको याद रखना 72.5 मीटर है, जो ईंटों के द्वारा निर्मित है, ठीक है, ईंटों के द्वारा निर्मित है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर आपका ऊंचाई ऊंची मीनार, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कुतुब मीनार के बारे में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से इसका नामकरण किया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब इसको रखा गया था? तो 1993 को। बस हम ज्यादा नहीं याद करने कह रहे हैं, बस इतनी पॉइंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे है, कब रखा गया था, ठीक ना। एक दो जो पॉइंट बनते हो वो भी देख लेना, ताकि आपको दुनिया की सबसे ऊंची मीनार का नाम पूछेगा तो यही है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, दोनों दिल्ली में ही है। तो आपका स्थान पूछेगा दिल्ली में कब इसकी स्थापना की गई, विश्व धरोहर में कब रखा गया, तो आपको ये डेटें याद रखनी है बस। डेट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि डेट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। लिख लो इतना, शॉर्ट में लिखना है कहाँ पे है, ठीक है, किसने किसके नाम पर रखा गया था, ये दुनिया की आपका सबसे ऊंचाई पर ऊंची है, ठीक है, ये आपको रखना है बस। लिख गया सबका? फटाफट करो, लिखो, हम दूसरा भी करवाएं, काफी क्वेश्चन है। तो आप जितना जल्दी करोगे उतना हम ज्यादा टॉपिक पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो एक ही टॉपिक में बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं, तो हर टॉपिक तैयार करने हैं और ज्यादा से ज्यादा हमको लिखना है, ठीक है।
1999 में याद रखना माउंटेन रेलवे, ठीक है, माउंटेन रेलवे। इसके अलावा 2005 में दार्जिलिंग और नीलगिरी, और 2008 में शिमला। ये आपको याद रखना है कहां पे, पश्चिम बंगाल में क्या है, दार्जिलिंग, तमिलनाडु में क्या है, नीलगिरी, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। तो याद रखना है ये तीनों स्थलों को याद रखना है। 1999 में दार्जिलिंग की पहाड़ियां आपको पता होगा कि ना कहां पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा यहाँ पर चाय के निर्माण के लिए, काफी चाय के उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है ना, दार्जिलिंग की। ये आपको याद रखना है कहां पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु के बारे में याद रखना है नीलगिरी पहाड़ियां, ब्लू माउंटेन बोली जाती है, ब्लू आपका पहाड़ियां बोली जाती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु का मिलन बिंदु, इन्हीं को बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों को, ठीक है। इसको भी विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में रखा गया कब, 2005 में। इनके बारे में आपको सबको पता होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक है ना, इसको रखा गया था 2008 में। तो डेटें आपको याद रखनी है कि कहां कब इनको रखा गया था, बस कहां पे स्थित है सबको पता होगा। दार्जिलिंग श्रेणी कहां पे, पश्चिम बंगाल में। नीलगिरी जो पहाड़ियां कहां पे स्थित है आपको याद रखना है, तमिलनाडु में। और शिमला किसकी राजधानी है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी। तो ये डेटें थोड़ा ध्यान देना, 2008 में, 2005 में, और इसके अलावा 1999 में। तो ये तीनों स्थलों के बारे में थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी स्थल आपको पता होगा, जियोग्राफी पढ़ा चुके, काफी चीजें पता होंगी, स्टार्टिंग में भी पढ़ा चुके इनके बारे में। तो माउंटेन रेलवे के बारे में आपको याद रखना है, दार्जिलिंग आपका इसके बारे में याद रखना है, नीलगिरी और शिमला के बारे में भी याद रखना है, ठीक है। बाकी वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कालका शिमला रेलवे स्टेशन यही है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आपको ये याद रखना है शिमला। तो यही डेट है आपका 2008, बस। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे आपको याद रखना है तमिलनाडु में, और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल में। तो आपको याद रखना है दार्जिलिंग श्रेणी के बारे में थोड़ा दिमाग याद रखना है, नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में याद रखना है, और इसके अलावा शिमला के बारे में, बस डेट यही पूछेगा। बाकी आप लोग तो दिमाग लगा ही जाओगे कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, बस इतना। ये आपका शॉर्ट में लिख रहा है, फटाफट लिख लेना। अभी काफी क्वेश्चन है, ये खत्म कर रहे हैं चैप्टर जल्दी से, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप ऊपर से नहीं पूछता है, मेन मेन पॉइंट पूछता है कब रखेगी। ये याद बहुत कम लोग करते हैं। अब आप लोग ये याद करोगे तो आपको फायदा होगा। बहुत कम लोग ये आपको याद करते हैं, ऊपर पर याद करके लोग निकल जाते हैं बस। ये चीजें यहाँ पे ना लिखना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आपको लिख लेना है इससे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। लिख गया सबको। लिख गया सबको। ये ना लिखना नीचे वाला, ऊपर वाला लिखना है बस, करो, ठीक है, बस शॉर्ट में लिख देना। महाबोधि मंदिर के बारे में याद रखना है, कहाँ पे महाबोधि मंदिर, ये बिहार में है, ठीक ना। महाबोधि मंदिर कहाँ पे, बिहार में। इसको कब रखा गया था, तो याद रखना है विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में 2002 को, ठीक है ना, 2002 को रखा गया था महाबोधि मंदिर। ये आपको याद रखना बिहार में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा 2003 में आपको याद रखना है भीमबेटका गुफाएं। क्वेश्चन पूछा था है कि किन गुफाओं से सबसे पहली बार चित्रकला का प्रमाण मिला है, भीमबेटका से, ठीक है ना।
सौंदर्य जितनी आपका जितने भी आपका सौंदर्य जितने भी आपको सामान मिलते हैं जो अभी जो बिक रहे हैं, वो पहले आपका यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे आपको चिन्हित किए गए हैं भीमबेटका में, ठीक है ना। जितनी भी सौंदर्य आपकी जितनी भी आपका सामग्री है यहाँ पे भीमबेटका में, ठीक है ना। आपका देखना गुफाओं में आपका मिले हुए हैं। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये तो चित्रकला का भी आपका प्रमाण यहीं पे मिला है, और इसके अलावा सौंदर्य जो आपके जितने भी ये हैं वो आपको दिखाई देंगे यहीं पर भीमबेटका में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। 2003 में इसको रखा गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो महाबोधि मंदिर के बारे में आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म मंदिर है, आपको याद रखना है। कहाँ पे? बोध गया में। डेट पे आप पूछेगा किस जगह पर है, तो बोध गया में आपको याद रखना है। ये महाबोधि मंदिर है, ठीक है। सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था, ये आपको याद रखना। पूरी तरह ईंटों से निर्मित मंदिर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये बौद्ध मंदिरों में से एक है। ये आपसे क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा, आप ये क्वेश्चन पूछेगा कि महाबोधि मंदिर, आपको तुरंत पता चलेगा कि धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। कहाँ पे? बोध गया में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। स्थान पूछेगा किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में, सॉरी बिहार में, ठीक है ना। बिहार में, ठीक है। ये आपको ले लेना था। दूसरा स्थल है भीमबेटका गुफाएं। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं में आपको याद रखना बड़ी संख्या में चित्र, आपको यहाँ पे आपको चित्रांकन के आपके चिन्ह दिखाई दिए हैं, ठीक है ना। और सबसे पुराने चित्र 1000 वर्ष से भी पुराने आपके यहाँ पे पाए गए हैं। ये आपको याद रखना है। सबसे पुराने स्थल, ठीक है, चित्रांकन के यहीं पर पाए गए। कहाँ पे? भीमबेटका गुफा में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा किन गुफाओं में सबसे पहली बार चित्रांकन के प्रमाण मिले हैं, तो आपको याद रखना है भीमबेटका की गुफाओं में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर आप इतना कर पाओ तो हम पीडीएफ डलवा देंगे, बाकी दूसरा पढ़ाएं फिर, ठीक है ना। अगर आप लिख लो तो काफी भी है, शायद में 45 है। लिख गया था ना, सारे में लिखना, ठीक है। महाबोधि मंदिर कहाँ पे कब रखा गया था, इसको विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है बस। लिख गया सबका? लिख लो। इसमें कोई ज्यादा बताने वाली चीज है नहीं, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। केवल आपके मेन पॉइंट आपको यहाँ पे याद कर लेना है बस, ठीक है। जिसमें ज्यादा चीजें बताने वाले होंगे हम खुद बता देंगे उसमें। ये आपकी मेन पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। बोध गया का निर्माण आपको याद रखना है। सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, तो महाबोधि मंदिर का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लिख गया? लिख गया? अगला है, ऐसा करना, हम डलवा देंगे, ठीक है ना। इसी में पीडीएफ डलवा देंगे, आप लोग लिख लेना, ठीक है। एक बात पढ़ लेना, ठीक है। ये अभी 12 और स्लाइड बची हुई हैं, 12 भी और बचे हैं, काफी हो जाएंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है। इसको हम डलवा दे रहे हैं, करवा दे डलवा दे, इसको बताओ। चलो फटाफट देख लो इसके बारे में। अगला है चंपानेर पावागढ़ पार्क। ये कहाँ पे? तो आपको याद रखना है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे है, तो आपकी डेट याद रखना है, डेट भी याद रखना है। 2004 में इसको रखा गया था। चंपानेर पावागढ़ कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है ना। गुजरात में, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये गुजरात में, ठीक है बस।
2004 में आपको याद रखना है किसको रखा गया, तो चंपानेर पावागढ़ पार्क को रखा गया था गुजरात में, आपको याद रखना है। दूसरा 2004 में रखा गया था विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये भी आपको कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो दोनों स्थल के बारे में याद रखना, 2004 में इनको रखा गया था, ठीक है। 2004 में इनको रखा गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में, इसके अलावा चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में, ठीक है। ये दोनों स्थल आपको याद रखना है। और चंपानेर पावागढ़ पार्क आपको बारे में याद रखना है, ये विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में रखा गया था। भारत के गुजरात की आपको याद रखना पंचमहल में जिले में स्थित है ये चंपानेर पावागढ़, ठीक है। आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको इतना नहीं याद रखना है चंपानेर पावागढ़ कहाँ पे, बस इतना याद रखना है। कब रखा गया तो ये आपको याद रखना है इतना, बस इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखना बस, ठीक है। जहां पे एक्स्ट्रा चीज लिखनी होगी हम बता देंगे। तो 2004 में आपको दो स्थल है, चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में, दूसरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है। दोनों स्थलों को 2004 में रखा गया था विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में, ठीक है। बाकी इतना किसने बनवाया था, किसने डिजाइन तैयार किया था, इसके बारे में नहीं याद रखना है, बस ये दो डेट याद रखनी है। मैं डेट ही पूछता है बस, ठीक है। अधिकतर जितने भी एग्जाम में पूछेगा डेट ही पूछेगा, कब रखा गया है बस, बाकी इसके बारे में फैक्ट्स नहीं पूछेगा ज्यादा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, दोनों डेटें दे देना एक बार, लिख गया था ना दोनों, जल्दी लिख लो फटाफट। अगला है 2007 में लाल किला, नहीं लिखा था, लिख लो। ये ऊपर वाली लिख लेना डेटें बस की ओर, लिख गए ना। एक्स्ट्रा हम चीजें नहीं बता रहा, मैं सोचो कि हम ज्यादा चीज बता रहा, आपको इतना ही लिख लो केवल बस, क्या जिसमें हम चीजें बताने होंगे उसमें हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीज बता देंगे आपको, केवल आपको इतने पॉइंट याद करने हैं, इसलिए हम बता के बस खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज हम बताने लायक होगा तो हम बता देंगे खुद, ठीक है। तो ये आपको ये डेट इतनी चीजें बस याद रखनी जितने हम बता रहे हैं, बाकी इतना फैक्ट्स कोई लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, बस केवल मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है बस, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है। अब इसके अलावा ज्यादा चीज बताना स्टैटिक के अलावा इसमें मिक्स हो जाएगा सब चीजें, इसलिए हम नहीं बता रहे ज्यादा चीजें कि आपको इतना याद कर लेना बस, ठीक है। तो 2004 में दो स्थल रखे गए थे, चंपानेर पावागढ़ गुजरात में, दूसरा 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सब कर लिख गया होगा इतना, बाकी इतना ऊपर वाला नहीं लिखना, नीचे वाला जितना है उसको कोई मतलब नहीं है, इतना लिख लेना केवल बस, ठीक है। इतना फटाफट लिख लो, दो डेटें आपको याद रखनी है, ठीक है। लिख गया होगा सबका, कितने दो डेटें लिख गए होंगे सबकी। अब इसके अलावा ये स्थल आपको दिख रहे होंगे, लाल किला है, जंतर मंतर, कोई भी अगर धरना प्रदर्शन होता है तो जंतर मंतर में होता है। जंतर मंतर आपको याद रखना राजस्थान भी है, और जंतर मंतर एक और जगह पर है, कहां पे बताओ, दिल्ली में भी है, ठीक ना। तो 2007 में आपको याद रखना लाल किला, लाल किला और कहीं पर है, कहां पे लाल किला, एक आगरा में, ठीक है ना। तो 2007 में आपको याद रखना ये लाल किला कहां पे है, तो आपको याद रखना दिल्ली में, 2007 में इसको रखा गया था विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में, 2007 में डेट आपको याद रखना है, ठीक है, 2007 में, ठीक है। और दूसरा है 2010 में रखा गया था जंतर मंतर, जंतर मंतर दो है जहां पे धरना प्रदर्शन होता है, जंतर मंतर दिल्ली में, ये आपका जंतर मंतर जयपुर में राजस्थान, ठीक है, जंतर मंतर, ठीक है, राजस्थान में। 2010 में इसको रखा गया था विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में। तो 2007 आपको याद रखना लाल किला, 2010 में याद रखना जंतर मंतर, ठीक है, ये दिल्ली में और राजस्थान में, ठीक है। और इसके अलावा 2012 में रखा गया था पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट 2012 में, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र ही है पश्चिमी घाट, क्योंकि जब मानसून आता है तो पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा पहली बार टकराता है, जब पश्चिमी घाट में टकराएगा तो इन्हीं क्षेत्रों में क्या कर देता है, वर्षा कर देता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में जब वर्षा कर देता है तो जैव विविधता सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलती है, इसलिए इस घाट को, ठीक ना, विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में रखा गया था 2012 में,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पश्चिमी घाट के बारे में बात करेगा तो याद रखना है महाराष्ट्र है, केरल है, कि आपका कर्नाटक है, इसके अलावा तमिलनाडु। तो 4 राज्य आते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट है। ये आप लोग दिमाग में लगाना इसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में, ये दोनों पश्चिमी घाटों में पड़ता है, ठीक है। तो बस इतना लिख लेना है, 3 पॉइंट, ये एक्स्ट्रा चीजें कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे पढ़ दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। केवल इसका निर्माण 1639 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महलपुर में करवाया था। किसने? शाहजहां ने, ठीक ना। इसका नाम आपको याद रखना है लाल किला है, क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थरों के द्वारा इसका उपयोग करके बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। लाल किले पर शासन करने वाले अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाल जो किले में अंतिम मुगल सम्राट कौन थे जिसने शासन किया था? तो याद रखना बहादुर शाह जफर थे, ठीक ना, बहादुर शाह जफर थे। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद रखना है उस्ताद अहमद लाहौरी। ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि लाल किले का निर्माण करवाने वाले या डिजाइन, आपका डिजाइन वास्तुकार कौन थे? तो याद रखना उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसका निर्माण नहीं करवाया था, इसका डिजाइन तैयार किया था उस्ताद अहमद लाहौरी, डिजाइन इन्होंने तैयार किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अंतिम मुगल शासक भी यहाँ पे शासन कर चुके हैं, ठीक ना। इसी पर क्या हुआ? ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके भी हैं और ताजमहल की भी हैं, यही कहना चाह रहे हो क्या? तो उस्ताद अहमद लाहौरी के बारे में याद रखना है, इन्होंने डिजाइन तैयार किया था। बाकी ताजमहल के बारे में हमने करवाया होगा तो उसके बारे में आपने लिखा होगा किसने तैयार किया होगा डिजाइन इसका, ठीक है। तो ये लिख गया होगा सबका, यही तो भाषण देते, ठीक है मोदी जी। कब भाषण देते हैं? गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस। लिख गया ना इतना, लिख गया इतना पॉइंट, ये वाले देख लो। लिख लिख के थक रहे होगे इतने में, लिख लो इतना। ये डेटे आपको याद करना है, अभी आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अगर अभी एक बार 2 बार याद कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा इसमें, ये आपको याद कर लोगे तो, ठीक है। ये बहुत कम लोग याद करते हैं, आपको डेट याद कर लेने, लाल किला 1-2 बार फेरोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो लाल किला आपको याद रखना है 2007 में, 2010 में जंतर मंतर आपको याद रखना राजस्थान में, और 2012 में पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट के अंतर्गत 4 आपके राज्य आते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है। ये आपको राज्य याद रखनी चारों। तो इतना लिख गया होगा सबका, फटाफट लिखो ताकि हम दूसरा टॉपिक करवा सकें, ठीक है। हाँ, ये अगला लाल किला हो गया। चलो इसमें पश्चिमी घाट के बारे में बताई दिया हमने इतना। रानी की वाव, ये आपको याद रखना है, स्थल बोलों को नहीं पता होती कि रानी की वाव नामक स्थल ये कहां पे स्थित है, इसको कब रखा गया था विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में? रानी की वाव ये कहां पे? गुजरात में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2014 में इसको रखा गया था विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में, रानी की वाव गुजरात में, ठीक है। कहां पे? गुजरात में, ये आपको याद रखना है बस। और दूसरा 2014 में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पे? हिमाचल प्रदेश में, बस ये आपको याद रखना है। और ये ग्रेट हिमालयन आपको पूछेगा किस घाटी के नजदीक स्थित है, तो याद रखना है कुल्लू घाटी। आप लोग पता होगा कुल्लू घाटी को बोलते हैं देवताओं की घाटी, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये कुल्लू घाटी के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। कुल्लू की घाटी हिमाचल प्रदेश में है। अब आपसे यही क्वेश्चन, हम जियोग्राफी नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। जियोग्राफी आपसे पढ़ाते हैं अगर तो उसमें हम कुल्लू घाटी के बारे में बताने लगते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे कि किन किन पर्वत श्रेणी के मध्य पड़ती है कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी किन किन श्रेणी के मध्य पड़ती है, ठीक है ना। सांगला घाटी किन किन श्रेणी के मध्य पड़ती है, सियाचिन किस घाटी के नजदीक है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे हैं, मेन इसलिए हम बता रहे हैं कि इतने पॉइंट आपको याद रखो, इतने में आपको दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है ना।
ताकि इतने पॉइंट आपको याद रखें। हम बाकी एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहे हैं कि इतना याद कर लो बस इतना, इसलिए एक्स्ट्रा चीज नहीं बताते हैं, ताकि आप इतने पॉइंट आपको इतने ही में आपको फायदा हो जाएगा, इतने में काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ग्रेट हिमालयन आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में पूछेगा किस घाटी के नजदीक, तो कुल्लू क्षेत्र, और कुल्लू क्षेत्र उसी क्षेत्र में कुल्लू घाटी भी पाई जाती है। ठीक है, ये आपको दोनों याद रखना है। रानी की वाव के बारे में याद रखना है, पाटन शहर में स्थित है, ये गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। जो रानी की वाव है ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। इसका निर्माण चालुक्य वंश ने करवाया था, ठीक है, चालुक्य वंश के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था रानी की वाव। ठीक है, रानी की वाव चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं। बहुत लोग सोचो कि उत्तराखंड में है, कहां पे? हिमाचल प्रदेश में है, वो लोग उत्तराखंड कर देते हैं। देवताओं घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। वो लोग क्वेश्चन पूछ लिया कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। पूछेगा किस घाटी के नजदीक, तो कुल्लू घाटी के नजदीक है, जिसको बोलते हैं देवताओं घाटी। काफी सुंदर घाटी मानी जाती है कुल्लू घाटी। ठीक है, बस इतना आपको थोड़ा ध्यान देना है इनके बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बस। और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट डेटें, बस हम डेटें ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि डेट आपको याद करनी है। ठीक है, देख लो, इतना लिख लेना आप। इतना हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दिमाग में याद रहे कि हमने कुछ पढ़ा था, इतना है। ठीक है, बाकी 2 पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान देना है, इसको कब रखा गया था। ठीक है, डेट देख लो। दिख रहा है ना सबको सही से? ना दिख रहा तो बता देना। ठीक है, दिख गया होगा इतना। बाकी 3-4 पीडीएफ बची हुई है, ठीक ना, वो आप लोग पढ़े देना, हम डाल देंगे। दूसरा टॉपिक हम करवा दे रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे बोर ना हो, ताकि हम दूसरा टॉपिक करवाने, यहाँ पे ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इतना लिख लेना। 2014 तक हमने करवा दिया है, बाकी जो अभी और बची हुई है वो हम पीडीएफ डलवा देंगे, ताकि आप लोग दोबारा पढ़ लेना जाकर के। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना जाकर के, जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे ये वाले 1-2 बार देख लेना जाकर के। ठीक है, 6-7 स्लाइडें और बची हुई है, उनको देख लेना। और इसके अलावा यहाँ पे चित्रकला भी लगी हुई है। तो 2014 तक हमने आपके याद करवा दिए हैं, आप याद कर लेना 1-2 बार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबका लिख गया था ना यहां तक? ठीक है, चलो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर बताना है। अब यहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। अब यहां से क्वेश्चन, ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI 2025 की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो बताना है मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 2025 में क्या है। रैंक के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अंतिम स्थान पर कौन है? प्रथम रैंक पर, पहले, दूसरे, तीसरे रैंक पर कौन कौन से देश आते हैं इस सूचकांक में, ठीक है ना। भारत के पड़ोसी देश किस इस सूचकांक में किस रैंक पर है, मानव विकास सूचकांक में? तो भारत मानव विकास सूचकांक HDI जिसको बोलते हैं, 2025 में भारत का पूछेगा रैंक क्या है। तो याद रखना है किस रैंक पर आ गया भारत, तो याद रखना है 130वें रैंक पर है। इसका आंसर हो जाएगा 130वां। अब 2023 की है, 2025 की रिपोर्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कब की रिपोर्ट है? तो ये 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है। ये 2023 की रिपोर्ट है, 2025 में इसको प्रकाशित की गई है। ये 2 साल बाद आती है। मानव विकास सूचकांक 1 साल में नहीं आपका किया जाता है,
2 साल में आपका ये सूचकांक जारी किया जाता, ताकि ये देखा जाता कि मानव का कितना विकास हुआ है, किस देश में कितना विकास हुआ है। ये रिपोर्ट 2023 में आपका है, ये रिपोर्ट पहले 2021 में आई थी, ठीक ना। इसके अलावा ये 2 साल बाद आती, तो ये आपको याद रखना है, ये रिपोर्ट 2023 की, बाकी 2025 में इसको आपका बताया गया कि 2025 में भारत की रैंक क्या है मानव विकास सूचकांक में। तो याद रखना है इसकी रैंक 130वीं है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम रैंक पर कौन सा है, दूसरे रैंक पर कौन सा है, तीसरे रैंक पर कौन सा है, भारत के पड़ोसी देश जितने भी बढ़ते हैं वो किस रैंक पर हैं। तो इसका आंसर लिख लेना पहले 130वां, सबको लिख गया होगा 130वां रैंक है, ठीक है। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन पॉइंट जो पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत 2025 में मानव विकास सूचकांक एसडीआई में 193 देशों के क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये 130वां रैंक आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 2022 में आपको याद रखना है किस रैंक पर था, 133वें रैंक पर था 2022 में। इसकी रिपोर्ट 2022 में नहीं आई थी, इससे पहले आई थी, ठीक है, जारी हुई थी 2022 में। तो 133वें रैंक पर था, और इसके अलावा अभी वर्तमान में 130वां है। तो सुधार हुआ है या मानव के विकास में कमी आई है, तो देखना है सुधार हुआ है, क्या हुआ है, सुधार हुआ है, कमी आई है, बताओ। चलो सुधार हुआ है, ठीक है। तो भारतवर्ष 2022 में 133वें रैंक पर था, ठीक है। 2023 में याद रखना सुधार करते हुए 130वें स्थान पर आप पहुंचा है। 2025 में रिपोर्ट आई है, ठीक है। बाकी रिपोर्ट कब की है, 2023 की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 2023 की रिपोर्ट है, ये 2 साल बाद आई है, ठीक है। तो 130वें रैंक पर है वर्तमान में, ठीक है। अब कितना इसका रैंक था पहले एसडीआई में, तो याद रखना 0.676 से बढ़कर के 0.685 हो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, मानव विकास में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, आपको याद रखना है, ठीक है। मानव विकास में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, आपको याद रखना है। पहले इसका 133वें रैंक पर था, अब इसका घट करके क्या हो गया है, 130वां। तो मानव का विकास हुआ है, ठीक है, 2024 और 25 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जारी करता कौन है, कौन जारी करता है, तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पे है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पे, बताना है यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पे है, किस जगह पर है यूएनडीपी का मुख्यालय, ठीक है। ये जारी कौन करता है, संयुक्त विकास आपका कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी आपको जारी करता है, आपको याद रखना है। शीर्ष स्थान पर कौन कौन से देश हैं, इसका पहले आपको बताना है कहां पे स्थित है इसका मुख्यालय, ठीक है। ये आपको मार्क है कहां पे इसका मुख्यालय यूएनडीपी का देखना है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहां पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क कहां पे, यूएसए, ठीक है। शीर्ष देश कौन कौन से, प्रथम रैंक पर कौन सा है, आइसलैंड है। आइसलैंड शीर्ष स्थान पर आपको याद रखना है, इस रिपोर्ट में आइसलैंड प्रथम रैंक पर है। दूसरे रैंक पर कौन सा है, नॉर्वे, ठीक है, और तीसरे रैंक पर स्विट्जरलैंड है। ये तीनों देश आपको याद रखना है यूरोपियन कंट्री हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड। तो 3 आपके फर्स्ट रैंक पर आपके देश आते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। आइसलैंड जिसकी राजधानी रिकयाविक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड की राजधानी है, क्या राजधानी, बर्न, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये आपके प्रथम रैंक पर, ये दूसरे रैंक पर, ये तीसरे रैंक पर, ये मानव विकास आपके सूचकांक में। तो ये आपके पहले, दूसरे, तीसरे याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा पूछेगा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इस रैंक में कौन कौन से किस रैंक पर है, तो चीन आपको याद रखना है 78वें रैंक पर है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश इस रैंक पर आपको याद रखना है, चीन का याद रखना है 78वां है, ठीक है। जबकि प्रथम रैंक पर, दूसरे रैंक पर ये देश है मानव विकास में, क्योंकि सबसे आधुनिक महाद्वीप कौन माना जाता है, यूरोप, ठीक है, आधुनिक महाद्वीप माना जाता है यूरोप, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ये यूरोपियन कंट्री है। तो मानव विकास सूचकांक में ये आपके सबसे टॉप नंबर पर है आपका आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है। तो ये आपको 3 देश आपको याद रखना है,
आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है। और भारत के स्थान याद रखना किस रैंक पर है, ठीक है। इनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना है। बाकी भारत के पड़ोसी देश भी पूछे जाते हैं कि भारत के पड़ोसी देश, चीन किस रैंक पर है, श्रीलंका, हाँ, तो याद रखना है बांग्लादेश की भी आपको याद रखना है 130वीं है, ठीक है। भारत के साथ में भी बांग्लादेश की रैंक भी बराबर आई है। तो चीन की, श्रीलंका की, भूटान की आपको याद रखना है 78वीं चीन की है, श्रीलंका की 89वीं है, इसके अलावा भूटान की 125वीं और बांग्लादेश की 130वीं, ठीक है। जितनी भारत की रैंक है वर्तमान में इसी की भी रैंक इतनी ही है बांग्लादेश की, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि भारत की रैंक के बराबर कौन सा देश है, तो ये आपको याद रखना बांग्लादेश ही है। ये आपको याद रखना भारत का पड़ोसी देश, ये भी 130वीं रैंक पर है और भारत भी 130वीं रैंक पर है, ठीक है, मानव विकास में। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और नेपाल आपको याद रखना है 145 पर है, म्यांमार 150 पर, और पाकिस्तान याद रखना है काफी नीचे स्थान पर है 100, और अंतिम स्थान पर आपको याद रखना है दक्षिण सूडान, सबसे अंतिम पायदान पर दक्षिणी सूडान, ठीक है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे मानव विकास एक भी नहीं है, ठीक है। मानव की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है इस देश में, दक्षिणी सूडान में। और दक्षिणी सूडान आपको पता होगा कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में। तो इसमें आपको याद रखना अंतिम स्थान पर, और भारत के पड़ोसी देश ये आपको याद रखना है, और शीर्ष देश याद रखना है, और भारत के रंग याद रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ये आपको डेट याद रखना है, डेट पूछेगा कब जारी की जाती है, तो आपको याद रखना है 2 साल में जारी की जाती है, आपको पूछेगा। इसके अलावा इसकी रैंक 2025 में क्या है ये पूछेगा, कौन जारी करता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यूएनडीपी, और इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। फिर बाकी मुख्यालय के बारे में ज्यादा जो मुख्यालय पूछे जाते हैं उनके बारे में बताएंगे आगे चल के। तो न्यूयॉर्क के बारे में याद रखना है, कहाँ पे, यूएसए में, यूएनडीपी का मुख्यालय यहीं पर है, ठीक है। ये शीर्ष स्थान पर जो देश है वो याद रखना है आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है। ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मेन चीजें आपको तो याद ही करनी है, भारत की तो याद ही करनी है, बाकी इसके अलावा ये भी आपको भारत के पड़ोसी देश के बारे में याद रखना है, और टॉप कंट्री कौन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड टॉप पर है, ठीक है, ये 3 देश हैं, और ये भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। अंतिम याद रखना है कौन है, अंतिम पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है, इसके अलावा भारत की रैंक पूछी जाती है, बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। तो इतना आपको याद करना ही करना है, ठीक है। तो भारत की रैंक याद करना है 133वीं, 133वीं नहीं है आपका 130वीं, पहले 133वीं थी, ठीक है ना, अभी सुधार हो गया है। कौन जारी करता है ये आपको याद रखना है, ये बार बार इसलिए बता रहे ताकि याद हो जाए। यहीं पर आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ये आपकी याद रखना टॉप कंट्री है। भारत के पड़ोसी देश चीन, ठीक है, 78वें स्थान पर, श्रीलंका आपका 89वें स्थान पर, भूटान 125वें रैंक पर है, बांग्लादेश 130वें रैंक पर है। बांग्लादेश और भारत की रैंक सेम है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश की रैंक सेम ही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अंतिम स्थान पर है दक्षिणी सूडान, अफ्रीका का, ठीक है, ये अंतिम स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है ये आपको याद रखना है, इतना पॉइंट है, बस इतनी चीजें आपको थोड़ा ध्यान देना है। ऊपर में ये नहीं कि बस केवल एक ही याद करो भारत की, भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देश जरूर पूछता है कि भारत की रैंक तो है ही इतनी, भारत के पड़ोसी देश की रैंक कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और वो आपको बहुत कम लोग याद रखते हैं, ठीक है ना, ये आपको बहुत कम लोग याद रखते हैं, ये वाले भारत की रैंक के लिए याद रखते हैं। तो ये आपको भारत की रैंक भी नहीं याद रखनी, इसके अलावा उनके पड़ोसी देश भी हैं उनके बारे में भी ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, जैसे हम लोग अभी पाकिस्तान के उसमें ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। अभी मिसाइल वहां से 126 मिसाइल, शायद 125 मिसाइल दाग दी गई हैं रात को पाकिस्तान के द्वारा। कौन सी मिसाइल थी वो? नहीं, पाकिस्तान के द्वारा जो आपका भारत में दागी गई। बताओ, भारत के 15 शहरों को टारगेट बनाया था, ठीक है ना, वो भी पंजाब के सबसे ज्यादा थे, इसके अलावा राजस्थान के थे कुछ, इसके अलावा कुछ क्षेत्र थे गुजरात के थे, ठीक है, द्वारका शहर था, कुछ शहर वहां पे द्वारका शहर को बनाया था, इसके अलावा पंजाब के कुछ काफी शहरों को बनाया था टारगेट, इसके अलावा राजस्थान के भी थे, 15 शहरों को टारगेट बनाया गया था वहां पे, ठीक है ना। IQ-9 थी, HQ-9 थी, सॉरी HQ-9 थी जो आपका मिसाइल के द्वारा यहाँ पे दागा गया था, इसके अलावा यहाँ पे ड्रोन के द्वारा आक्रमण किया गया था, ठीक है ना। तो भारत की जो एक मिसाइल थी आपको याद रखना है कि आपका S-400,
पता होगा। भारत में इसका नाम क्या है? भारत में इसका नाम क्या है? सुदर्शन। क्या नाम? S-400 का नाम क्या है? सुदर्शन ही है, याद रखना है, ठीक ना। एक साथ 36 मिसाइलों को ध्वस्त करने की क्षमता है उसके पास, और चारों को चारों याद रखना है कहाँ पे आप खड़ी है, ये आपको याद रखना है कहाँ पे खड़ी है, बॉर्डर पर खड़ी है, ठीक ना। चारों चारों जितनी मिसाइलें बॉर्डर पर खड़ी कर दी गई S-400, इसका नाम सुदर्शन है। एक साथ 36 मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है, और मिसाइल 100 से ज्यादा आपको छोड़ी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, ठीक ना। ऊपर ही ऊपर ध्वस्त कर दिए थे, ठीक ना, इतनी पावरफुल है वो। ये कहां से मंगाई गई है S-400? कहां से? रूस से मंगाई गई है। S-400 रूस से आपको मंगाई गई। कितनी मंगाई गई थी? कितनी मंगाई गई थी S-400? बहुत महंगी आपका ये आपका मिसाइल है, ठीक ना। और इसमें टारगेट आपको याद रखना है, टारगेट सेट हो जाता है। एक बार टारगेट सेट कर दोगे, इसके अलावा इसके बाद में अपने आप चलती रहेगी। ये सिस्टम होता है दागो और भूल जाओ। एक बार अगर टारगेट सेट हो गई तो वहां पे क्या होगी, बार बार उसी टारगेट में वो आपका हमला करते रहेगी। और ये आपको याद रखना है 400 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइल है S-400। इसके अपेक्षा आपको याद रखना है कि इनकी जो मिसाइल थी HQ9, ठीक है, वो आपको याद रखना है HQ9 कहाँ की है? चाइना की है, ठीक है। वो भी आपका पहले आते आते खुश हो गई, ठीक है। जैसे भारत में आई ऊपर ऊपर उड़ा दिया गया उसको, ठीक है। उसकी मारक क्षमता कितनी थी? 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर थी। अब भारत की जो मारक क्षमता है इसकी S-400 की याद रखना कितनी है? 400 किलोमीटर है S-400, ठीक है ना। S-400 की मारक क्षमता 400 है, अब इसकी 300 थी, ठीक है। ये आपके रूस के द्वारा निर्मित है, बहुत अच्छी मिसाइल मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। और पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा वैसे भी खराब हो गई है, ठीक है ना। ये आपका भारत से युद्ध कर ही रहा है, इसके अलावा गृह युद्ध भी हो गया है। बलूचिस्तान भी कह रहा है कि हमको अलग किया जाए। बलूचिस्तान भी कह रहा है कि आपका बहती गंगा में हाथ धो लो, ठीक ना। पाकिस्तान वैसे भी छोटा है, इसके अलावा भी बलूचिस्तान भी अपना हक मांग रहा है। बलूचिस्तान कह रहा है कि हमारा भी हिस्सा अब अलग किया जाए, हमको देश बनाया जाए। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान बहुत पहले अलग होना चाह रहा था। बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? बताओ, बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? किसी को पता है बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? क्या है राजधानी, बताओ। बलूचिस्तान की राजधानी कोई बता सकता है? कहां पे बलूचिस्तान, सबको पता है ना? यहाँ पे इधर पड़ता है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान का हिस्सा याद रखना है 46% है। 100% का 46% तो बलूचिस्तान है। अगर बलूचिस्तान हट गया तो पाकिस्तान बिल्कुल छोटा बचेगा। ये केवल कितना परसेंट है? 54% है। 46% किसका है? बलूचिस्तान का हिस्सा है। अब बलूचिस्तान के जितने भी सैनिक थे वो खुद आक्रमण कर दिए पीछे से पाकिस्तान के ऊपर, और 10 पाकिस्तान सैनिकों को क्या कर दिया? नस्त नाबूद कर दिया, वहीं से पीछे से आक्रमण कर दिया है। 10 से 15 के बीच में पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, ठीक है। तो बलूचिस्तान भी कह रहा कि भैया हमको अलग किया जाए। बलूचिस्तान बहुत ज्यादा दबा है पाकिस्तान से, ठीक है। तो बलूचिस्तान के जितने भी आपके सैन्य अधिकारी हैं बहुत छोटे पद पर हैं, बड़े पद पर जाने ही नहीं देते, इसको दबाए रखे हुए। तो ये भी सोचता है कि जब इससे युद्ध चल रहा है तब भी हम भी अब क्या करें, गंगा बहती गंगा में हाथ धो ले ताकि हमको अलग कर दिया जाए। तो बलूचिस्तान यही आपका कर रहा है, ठीक ना। बाकी युद्ध तो चल ही रहा है, आपको देखा होगा बहुत ज्यादा हालत खराब है वहां पे बॉर्डर में। चलो तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इतना लिख गया होगा सबका? लिख गया था ना? तो ये लिख गया ना, पढ़ो भारत के पड़ोसी देश के बारे में इतना। अंतिम देश कौन है वो आपको लिख गया होगा, ये वाला लिख गया होगा। लिख गया ना सबका? ये दो तीन आपको थोड़ा ध्यान देना, ऊपर वाले भारत के पड़ोसी देश और ये वाले बस भारत की रहेंगे, याद रखना है, ठीक है।
अब कुछ और रिपोर्टें इसमें उसके बारे में देखना है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है इसमें देखना है। तो ये आपको डेट याद रखना है कब। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है, 118वीं। कितनी है, 118वीं रैंक है, याद रखना है। 118वीं, 126वीं नहीं है। अब इसकी रिपोर्ट बदल गई है, 126वीं रैंक आप पर नहीं था, आपके 118वीं रैंक पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, ठीक ना। पहला देश आपको याद रखना है फिनलैंड है, पहला देश फिनलैंड। भारत की रैंक 118वीं, ठीक है। 2025 की रिपोर्ट है। 2024 की रिपोर्ट में किस रैंक पर था भारत, बताओ। 126वीं था। भारत में सुधार हुआ या कमी आई है, बताओ। सुधार हुआ है ना, तो याद रखना है, ठीक है। तो 118वीं रैंक पर है, पहला देश है फिनलैंड, प्रथम रैंक पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है 2025 की रैंक, ठीक है। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 151 हो गई है, पहले कितनी थी 159। प्रेस में भी सुधार आया कि नहीं आया, पहले आप देखो 159 था, आप कितनी हो गई है 151 हो गई है। और नॉर्वे की प्रेस सबसे ज्यादा स्वतंत्र है, ठीक ना। ये पहले रैंक पर है नॉर्वे। नॉर्वे की जो मीडिया है वो पूरी तरह स्वतंत्र है, सरकार का दबाव में नहीं रहती। जितना मतलब दिखाना होता है वो आपको खुल के दिखाती है मीडिया, ठीक है, खुल के बोलती है मीडिया। ऐसा नहीं कि आपको किसी सरकार के दबाव में हो, ठीक है, बोले ना। तो नॉर्वे की मीडिया क्या है, आपकी स्वतंत्र पूरी तरह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पहला नॉर्वे और भारत की रैंक है 151वीं रैंक है, ठीक है, ये आपको याद रखना। 2025 की रैंक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका ले लेना, प्रमुख बंदरगाहों के बीच में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा है, पारादीप है। ये पारादीप बंदरगाह भी अभी सूचकांक में आया हुआ है, उड़ीसा में है पारादीप, इसके बारे में ध्यान देना है, ठीक है। और इसके अलावा भारतीय रेलवे स्टेशनों में और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य कौन सा, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की स्थापना कौन कर रहा है, तो याद रखना है राजस्थान, ठीक है। सौर ऊर्जा बढ़ावा कर रहा है, सबसे ज्यादा बढ़ावा यही कर रहा है राजस्थान की आपको सौर ऊर्जा को क्या किया जाए, बढ़ोतरी की जाए, ठीक है। तो ये राजस्थान है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि याद रखना सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, ठीक है। सौर ऊर्जा में सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है राजस्थान, ठीक है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में यही यहाँ पर राज्य सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है, राजस्थान, ठीक है। तो आपको याद रखना शीर्ष स्थान पर राजस्थान ही है। ये आपको पॉइंट मेन है, बाकी हमने जो ज्यादा थे हमने उसको हटा दिया था। अगला है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, याद रखना है भारत की रैंक 25वीं है। पहला है आपको याद रखना है अमेरिका, ठीक है, पहला है अमेरिका। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक भारत की रैंक याद रखना 25वीं है 2025 में, ठीक है। 2025 में 25वीं रैंक है और पहला आपका पहली रैंक पर अमेरिका, ठीक है ना। कौशल विकास सूचकांक में भविष्य कौशल विकास सूचकांक, ये रिपोर्ट आपको बहुत कम लोगों को पता होती है। ये रिपोर्ट पूछी जाएगी नहीं, आपकी रिपोर्ट है भविष्य कौशल सूचकांक में याद रखना 25 में, भारत की रैंक 25वीं है, ठीक है। पहला देश है अमेरिका, फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, तो याद रखना है आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक याद रखना है 14वीं है, ठीक है। भारत की रैंक 14वीं है, जो फर्स्ट रैंक पर आया सबसे ज्यादा होता है वहां पे प्रभावित हो, ठीक ना, सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है आतंकवाद को। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक 14वीं है और पहला याद रखना बुर्किना फासो, याद रखना है, ठीक है। ये बुर्किना फासो कहां पे, अफ्रीका में है, ठीक है। तो भारत की रैंक याद रखनी है और पहला देश याद रखना है कौन सा है सबसे ज्यादा प्रभावित आतंकवाद से, तो यही देश है, ठीक है। भारत आपको याद रखना है ये नंबर पर है 2025 में। 2025 की रैंक है ये सब, पिछले नहीं बता रहा, 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो पहला याद रखना है, इसके अलावा भारत की रैंक याद रखनी है, कौशल विकास सूचकांक में 25वीं रैंक पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक याद रखना है 14वीं रैंक पर है, पहला रैंक पर बुर्किना फासो है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सबसे ज्यादा मिलिट्री की क्षमता देखी जाती है, किस देश की मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में याद रखना है 2025 में भारत की रैंक चौथी है। और पहले कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका की जो मिलिट्री सबसे पावरफुल है वर्ल्ड में, ठीक है, इसलिए अमेरिका की बात
सब देश मानते हैं अधिकतर। कोई भी अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट अगर कुछ बयान देता है तो वो हेडलाइन बन जाती है तुरंत, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उनकी क्षमता पावर उनकी ज्यादा है, उनकी मिलिट्री की। ठीक है, तो चौथा रैंक पर याद रखना, चौथी रैंक पर भारत है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। पहली रैंक पूछेगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ये आपको याद रखना है इस रिपोर्ट में। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भारत में कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट अभी आई नहीं है, 2024 की रिपोर्ट है, तो याद रखना 96 नंबर पर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 96वीं है। ठीक है, आपको याद रखना है। ये भ्रष्टाचार बताती है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है भारत में, ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, 96 नंबर पर है, ये आपको याद रखना है 2024 में। अभी रिपोर्ट इसकी नहीं आई है, ठीक है, 2025 में रिपोर्ट आएगी, बाकी अभी यही पूछी जाएगी 96 नंबर पर। ठीक है, पहला देश है डेनमार्क, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क। तो 2024 की रिपोर्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96 नंबर पर है, पहला देश डेनमार्क, ये आपको याद रखना है। अगला है मुक्त भाषण सूचकांक। ठीक है, मुक्त भाषण सूचकांक मतलब होता है आप मतलब मुक्त हो कि किसी भाषण देने में मुक्त हो, ऐसा नहीं दबाव हो। ठीक है, तो मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक याद रखना है 24वीं है। मुक्त भाषण सूचकांक, आप पूरी तरह मुक्त हो कोई भी भाषण देने के लिए। ठीक है, तो मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 24वीं। ठीक है, और पहला देश है नॉर्वे, जो प्रेस में प्रथम रैंक पर होगा वही आपको याद रखना है, इसी में भी रैंक में फर्स्ट रैंक पर होगा। तो मुक्त भाषण वही दे सकता है जहां की मीडिया क्या होगी, स्वतंत्र होगी पूरी तरह। तो मुक्त भाषण सूचकांक में याद रखना भारत की रैंक 24वीं है, और याद रखना पहला देश है नॉर्वे। ठीक है, बाकी आपको याद रखना प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 191 है। ठीक है, तो ये आपको मुक्त सूचकांक में रिपोर्ट भारत की 24वीं है। ये रिपोर्ट थोड़ा ध्यान देना है इसके बारे में भी, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है इसके बारे में भी, नॉर्वे के बारे में भी। ठीक है, नॉर्वे के बारे में बाकी रिपोर्ट कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं याद रखना। ये वाली याद रखना जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये इंपोर्टेंट है थोड़ा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, 2025 में इसकी रैंक कितनी हो गई है, 10वीं हो गई है। ठीक है, इसकी रैंक क्या हो गई है, 10वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 2025 में 10वीं है। 2024 में कितनी थी बताओ, कितनी थी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में? 7 थी या 9 थी या 11 थी या 10 थी, बताओ। 2024 में रिपोर्ट कितनी थी, आपसे क्वेश्चन में हमने ऑप्शन भी दे दिए। 2007 देख लेना एक बार कंफर्म करके, 2007, 2009, सॉरी 2009 कह रहे हैं, 7, 10, 11 बताना है या 9, 4 हमने बता दिया ऑप्शन। 2024 में किस रैंक पर था, 7वें रैंक पर था, 8वें रैंक पर था, 10वें रैंक पर था या 11वें रैंक पर था, बताना इस रिपोर्ट में। भारत 2024 में किस रैंक पर था, 7वें, 8वें, 10वें, 11वें? 10वीं तो अभी है, ये आपको याद रखना है। तो ये रिपोर्ट तो आपको ये यहाँ पे आ गई। अब इसमें कोई आंसर होगा, बताओ। 7, ठीक है, इसका आंसर 7 ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। ठीक है, आपको याद रखना है इतना, बस इतनी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी रिपोर्ट अभी पुरानी है, उनके बारे में एक दो बार पहले ना हम करवा चुके हैं इससे पहले। तो ये रिपोर्ट नहीं थी इसलिए हमने इसको करवा दिया ताकि आपको याद हो जाए। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक, बंदरगाहों को सूची में आपको याद रखना है कौन सा नंबर पर है। इसके अलावा सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य कौन सा है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है 2025 में। ठीक है, प्रथम रैंक पर आपको याद रखना डेनमार्क है। ठीक है, प्रथम रैंक पर इस सूचकांक में डेनमार्क है प्रथम रैंक पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
भारत की रैंक याद रखना है और इसके अलावा अन्य जो फर्स्ट रैंक पर देश वो याद रखना है। दो तो आपको याद करना है, पहला इसके अलावा भारत की रैंक। ठीक है, ये चीज आपको इतना याद करना है, ये चीज आपको इतना याद करना है। ठीक है, ये आपको इतना चीज याद कर लेना है एक दो बार। तो ये सूचकांक आपकी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक दो बार फेल लेना जा करके। तो इतनी रिपोर्ट आपको याद कर लेना, अगली बार हम पूछेंगे आकर के इतना। ठीक है, इतना याद कर, लिख गया होगा सबका। तो इतनी जितनी भी रिपोर्ट है वो सब इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा याद कर लेना। ठीक है, हम अगली बार आएंगे तो पूछेंगे जरूर। इसके अलावा और रिपोर्टें हैं वो हम नहीं करवा रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन बचा उसको करवा दें बस। 2025 में यमन के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यमन है कहां पे? यमन है कहां पे? इसके अलावा एक, अगर आपको यमन पता होगा तो ये आपके प्रधानमंत्री पता चल जाएंगे कहां के हैं, बताना है। मई 2025 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और प्रधानमंत्री को याद रखना है, नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित नहीं किया जाता है, ना मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री शब्द में अगर कोई भी अगर शपथ के बारे में या उनकी नियुक्ति के बारे में याद आता है तो याद रखना नियुक्ति शब्द के उपयोग किया जाता है, ना कि निर्वाचित, ना कि मनोनीत। ठीक है, तो 2025 में आपको याद करना है यमन के जो नए प्रधानमंत्री बने वो कौन बने हैं? क्या मंसूर हादी बने? क्या अहमद अवध बिन मुबारक बने? क्या अली मोहिनीसिन अल अमर बने? या सलीम साले बिन बिक्र बने? तो कौन बने हैं अभी प्रधानमंत्री यहाँ के? कौन बने हैं बताना है। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन, डी, डी ना, बी, डी वाला है इसका आंसर होगा, डी, डॉग वाला। ठीक है, सलीम साले बिन बिक्र ये है यहाँ के नए आपके बनाए गए हैं, और ये कहाँ पे देश बढ़ता है उसके बारे में बताएंगे। तो सलीम साले बिन बिक्र इनके बारे में याद रखना है, ये यमन की आपके यमन के प्रधानमंत्री बने अभी। ठीक है, यमन के प्रधानमंत्री बने अभी यही सलीम साले बिन बिक्र। ठीक है, अभी बनाए गए मई में, 7 मई को बनाए गए, इन्होंने शपथ ली है अभी। ठीक है, 7 मई को इन्होंने शपथ ली है अभी, सलीम साले बिन बिक्र। ठीक है, ये नए प्रधानमंत्री बनाए गए यमन की, ये आपको याद रखना है। इसके पहले हमने और नियुक्तियां करवा चुके हैं, उनके बारे में पहले हम क्वेश्चन पूछ लेंगे फटाफट, इसके अलावा इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बताओ, नंदी नदत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? बताओ, इससे क्वेश्चन पूछेंगे वही बताएगा। नंदी नदत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बताओ, किस देश की बनी है नंदी नदत्वा पहली महिला राष्ट्रपति? क्या बताओ, इधर पूरी लाइन में सुन लिया होगा ना, अभी भी पीछे से आवाज आ गई होगी। फ्रेडरिक मर्ज कहाँ के चांसलर बने? कहाँ बने? जर्मनी के बने। हाँ, इसके अलावा कर्नाटक वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी है ना? हाँ, तो ये करवा चुके ना, करवा चुके, याद हो गया ना सबको? ठीक है, इसके अलावा हमने और इसके अलावा बताया था, हमने काफी क्वेश्चन करवाए थे तो आपको याद होंगे। तो सलीम साले बिन बिक्र यहाँ के बने। ठीक है, इसका आंसर डी, लिख गया होगा सबका। अब इसके बारे में बात करेंगे, कहां पे है यमन, ये लिख गया ना था ना, इसका आंसर डी है। क्या आंसर?
बी। दिख रहा है ना यमन कहाँ पे है? तो याद रखना ये कहाँ पे पड़ता है, किस सागर के नजदीक पड़ता है यमन? याद रखना ये भारत है, ठीक है। ये भारत दिखाई दे रहा होगा, भारत के पश्चिमी साइड में एक देश स्थित है छोटा सा, ये आपका ये, और यहीं पर एक जल संधि पड़ती है यहाँ पे ऐसे, बाब अल मंडेव। यही जल संधि याद रखना किसको अलग करती है? अफ्रीका को एशिया से, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे यमन जो देश पड़ता है वो एशिया के किस हिस्से में पाया जाता है देश? अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है ना। तो ये आपका यमन, जिसकी राजधानी क्या है? शाना है। इसकी राजधानी क्या है? साना, ठीक है। यहीं पर स्थित है, आपको याद रखना है। ये ऊपर सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, ईरान, इराक, जितने भी ऑयल कंट्री वाले देश हैं, ओपेक का मुख्यालय यहीं पर, इन्हीं क्षेत्रों में ओपेक के जितने भी देश हैं यहीं पर आपको दिखाई देंगे, ये वाले देश में, ठीक है। ये इधर इसके नीचे कौन सा सागर पड़ता है? यहाँ पे कौन सा सागर पड़ता है? यहाँ पे नीचे ये वाला, नीचे वाला कौन सा सागर? ये वाला, ये वाला कौन सा सागर है? ये वाला कौन सा सागर है? ये भूमध्य सागर है। ये कौन सा है? लाल सागर। इसके मध्य में कौन सी नहर पाई जाती है? सुएज नहर। इनके नीचे कौन सी खाड़ी पाई जाती है? अदन खाड़ी। कौन सी? अदन खाड़ी। यहाँ पे अदन खाड़ी पाई जाती है, यहाँ पे आपको जल संधि पाई जाती है जिसको कहते हैं बाब अल मंडेव, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सागर पाया जाता है? यहाँ पे ये कौन सा है? ये कौन सा सागर है? अरब सागर है। कौन सा है? ये वाला तो हिंद महासागर हो गया इधर वाला, और ये वाला हिंद महासागर है कि नहीं? तो याद रखना है ये भी हिंद महासागर का क्षेत्र है पूरा, ठीक है। और मेडागास्कर आपको दिख रहा होगा, मेडागास्कर यहीं पर है ये, ठीक है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है ना ये, तो मेडागास्कर। तो हिंद महासागर में तो ये भी होगा ना, तो जितना भी दिख रहा होगा हिंद महासागर ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा यमन कहाँ पे। तो याद रखना अरब कंट्री में स्थित है यमन, ठीक है, यहाँ पे। तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान देना इसके बारे में कि कहाँ पे, ठीक है। बाकी इसके बारे में एक दो फैक्ट्स बनते हैं वो हम देख लेंगे, बाकी अगली बार करवा देंगे। तो ये आपको याद रखना किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है यमन, एशिया महाद्वीप में, जिसकी राजधानी सना या साना है, ठीक है। इसकी कैपिटल आपको हमने बता दिया अभी, सना या साना बोलते हैं इसकी कैपिटल को। एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी सना है या साना है। मुद्रा है याद रखना यमनी रियाल, यहाँ पे मुद्रा चलती है यमनी रियाल, ठीक है। मुद्रा का नाम पूछेगा यमनी रियाल है। नाम आपसे रियाल डायरेक्ट पूछेगा तो रियाल ना कर देना, नाम भी आपको लिखे मिलेगा इसमें, यमनी रियाल है, ठीक है। मुद्रा। और राष्ट्रपति है रसद अल अलीमी, रसद अल अलीमी, अलीमी रसद अल अलीमी है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के बारे में भी याद रखना है, और हमने प्रधानमंत्री के बारे में भी लिखवा दिया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में भी याद रखना है। और उसी देश आपको याद रखना कौन कौन से हैं? सऊदी अरब और ओमान है, ठीक है। सऊदी अरब और ओमान है। सऊदी अरब इसके जस्ट ऊपर पड़ता है, इसी के जस्ट बगल में ओमान पड़ता है, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी सबको पता होगा रियाद। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट, ठीक है, सबको पता होगा। तो इसकी राजधानी मस्कट, मस्कट, और इसकी राजधानी है रियाद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है इसके बारे में, बाकी अगली बार करवाएंगे करके याद कर लेना काम, ठीक है। तो महाद्वीप के बारे में याद करना, किस महाद्वीप में, इसकी राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, इसके राष्ट्रपति कौन है, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, इसके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, ठीक है। कहाँ पे स्थित है इसके बारे में भी ध्यान देना है, ठीक है। बाकी अगली बार किसी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं। किसी क्वेश्चन कुछ पूछना है?
कॉपी खोलते ही ना तो कहाँ क्वेश्चन बनेंगे तो, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ गया ना। उज्जवल, बंद कर दो जाके, बंद कर दो जाके यार। मैं कर